साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे देव एजुकेशन पॉइंट पे। आज भूगोल का चैप्टर जो चल रहा था उसमें हम जलमंडल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जलमंडल की ओर। तो संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर क्या है, जल पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछता है कितने प्रतिशत भाग पे जल पाया जाता है। 71% भाग पे जल पाया जाता है, ठीक है। और 29% भाग पे क्या हमारा पृथ्वी है। तो उत्तरी गोलार्ध में 60% और दक्षिणी गोलार्ध में 80% भाग क्या महासागरों से ढका हुआ है। इसको आप नोट कर लेना। तो इसमें है आगे की महासागर किसे कहते हैं। हालांकि परिभाषा तो नहीं आती, लेकिन क्या फिर भी पता होना चाहिए। तो महासागर जलमंडल का वो बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं, हम महासागर कहते हैं। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर के गुआन द्वीप पर, द्वीप का नाम क्या है, गुआन द्वीप पर क्या है, मेरियाना गर्त। तो सबसे गहरा गर्त बोलते हैं मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच बोलते हैं। इसकी गहराई कितनी है? 11 किलोमीटर है या 11,022 मीटर है। दोनों आपने याद कर लेना, कुछ भी पूछ सकता है, मीटर में भी और किलोमीटर में भी। तो अब है समुद्र। समुद्र किसे कहते हैं? जलमंडल का वह बड़ा भाग जो तीनों तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो, उसे क्या बोलेंगे हम? समुद्र बोलेंगे। तो सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी? इंपॉर्टेंट है, वॉन झील है। जिसमें सबसे अधिक लवणता पाई जाती है वॉन झील है। उसके दूसरे नंबर पर मृत सागर है। अगर ऑप्शन में वॉन झील नहीं आएगा तो मृत सागर को टिक करना है। ये कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक लवणता वाली झील वॉन झील है। अब कुछ महत्वपूर्ण गर्त। गर्त का मतलब होता है खड्डे, कि कौन से महासागर में कौन कौन से गर्त पाए जाते हैं, वो आपने याद करने हैं और वो पूछे जाते हैं। एक तरफ गर्त है, एक तरफ स्थिति की कहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे मेरियाना गर्त, टोंगा गर्त और मिडनाव गर्त, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्यूरिटो रिको अटलांटिक महासागर में है। रोमेश गर्त दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। और सुंडा गर्त आपका हिंद महासागर में, यानी कि पूर्वी हिंद महासागर में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट गर्त हैं, आप इनको पढ़ लेना। अब मेन महासागरों को लेते हैं और उनसे संबंधित जो मेन पॉइंट हम उनको कवर करते हैं। प्रशांत महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर मैंने बताया प्रशांत महासागर है। इसका आकार पूछता कभी कभी कैसा है, तो त्रिभुजा आकार है। तो याद रखना, प्रशांत महासागर त्रिभुज के आकार का है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई कितनी है? 16,000 किलोमीटर है। इस महासागर में सर्वाधिक प्रवाल भित्त पाए जाते हैं, यानी कि प्रवाल भित्त इस महासागर की विशेषताएं हैं। और सर्वाधिक द्वीप भी इसी महासागर में पाए जाते हैं। 2000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। द्वीप के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, द्वीप किसे कहते हैं। तो सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। अब है अटलांटिक महासागर, संपूर्ण संसार का छठा भाग है ये। तो अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? इसके आकार की है। दूसरा पॉइंट है बरमुंडा ट्रायंगल कहाँ पर स्थित है? जो बरमुंडा प्रवाल भित्त है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है बरमुंडा द्वीप। रोम से गर्त कहाँ पर है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब है हिंद महासागर, तो इसके उत्तर में क्या है? एशिया महाद्वीप स्थित है। पूछता है एशिया महाद्वीप कहाँ पर है? तो हिंद महासागर के उत्तर में है। यह एक अर्ध महासागर है। हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा गया है। हिंद महासागर को रत्नाकर भी कहा गया। याद रखना, इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर कौन है? मेडागास्कर है। इसके पूर्व में क्या है? मॉरिशस द्वीप स्थित है। हिंद महासागर के पूर्व में क्या है? मॉरिशस द्वीप है। तो हिंद महासागर का एक तो द्वीप हो गया मेडागास्कर, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप भी हो गया मेडागास्कर। अब है महासागरीय जलधाराएं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इनको आपने देख लेना है। तो महासागरीय जलधाराएं किसे कहते हैं? एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जलराशि के प्रभाव को क्या बोलेंगे हम? महासागरीय जलधारा कहते हैं। तो ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। आपने याद करना है कि महासागरीय जलधारा कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार। ऑप्शन में आएगा 2 प्रकार की, ठीक है। तो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा किसे कहते हैं? तो गर्म जलधारा वे जलधाराएं होती हैं जो प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। तो एक पॉइंट आपने याद रखना है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, उसे हम गर्म जलधारा कहते हैं, ठीक है। जो निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधीय से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को हम गर्म जलधारा कहते हैं। अगला पॉइंट है, ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। तो अपने ये याद रखना है। पूछता है ठंडी जलधारा, ये उल्टा है, ये प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है ठंडी जलधारा। और ये क्या है? उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधाराओं को हम क्या बोलते हैं? ठंडी जलधारा बोलते हैं, जो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं, ठीक। और ये प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाहिनी ओर, याद रखना, उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। पूछता है
कि उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं किस दिशा में बहती हैं। ठीक, और ये जिस कारण होता है उस बल का नाम है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल बिल्कुल रट लेना, कोरियोलिस बल के कारण होता है। ये ऑप्शन में कई बार पूछा गया है। अब महत्वपूर्ण महासागर हैं और उनमें चलने वाली जो गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं वो देखना आप। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, तो गर्म जलधारा किसे कहते हैं? ये है गर्म जलधारा। ये देखना पूछ क्या रहा है, गर्म जलधारा पूछ रहा है या ठंडी जलधारा पूछ रहा है। तो गर्म जलधारा में पूछेगा तो क्यूरिसियो की जलधारा, अलास्का की जलधारा और एल नीनो की जलधारा, ये इंपॉर्टेंट जलधारा है प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधारा है। अब प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा की बात करेंगे तो हम्बोल्ट या पेरिवियन की जलधारा और कैलिफोर्निया की जलधारा, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो ब्राज़ील जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा और फ्लोरिडा की जलधारा, ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा में क्या है? लेब्राडोर की जलधारा इंपॉर्टेंट है, कनारे की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा और वेगुसला जलधारा, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधारा जो गर्म है, अगुल्हास की जलधारा और मोजाम्बिक की जलधारा। तो ये जलधाराएं हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको आपने पढ़ लेना है। सारगेसो सागर किसे कहते हैं? तो सारगेसो क्या है? एक प्रकार की वनस्पति है, याद रखना है क्या एक प्रकार की वनस्पति है। इसको महासागरीय मरुस्थल की संज्ञा भी दी गई। किसको? सारगेसो को। पूछता है किसको महासागरीय मरुस्थल कहा गया? तो सारगेसो सागर को कहा गया। तो सारगेसो कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इंपॉर्टेंट है, रट लेना। कहाँ पाया जाते हैं? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अब है वायुमंडल। जलमंडल खत्म हो गया, अब चलते हैं वायुमंडल की तरफ। तो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के फैलाव को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन, तो यह सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। इसकी उपस्थिति से वायुदाब का पता लगता है, पवनों की शक्ति का पता लगता है, प्रकाश के परावर्तन का पता भी किससे लगता है? नाइट्रोजन से ही लगता है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधे में प्रोटीन बनता है। तो याद रखना, प्रोटीन बनाने में सहायक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया। और आग पर नियंत्रण भी रखती है नाइट्रोजन गैस। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होगी तो आग पे काबू नहीं पाया जा सकता। तो क्या आग पर नियंत्रण रखने का काम भी नाइट्रोजन गैस करती है। अब है ऑक्सीजन, अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। अगर ऑक्सीजन वायुमंडल में नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी, आप ईंधन के रूप में इसको नहीं जला सकते। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना। और यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑक्सीजन क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यह सबसे भारी गैस है और इसके सबसे निचले स्तर पर पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सबसे भारी गैस पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब ओजोन गैस इंपॉर्टेंट है। यह गैस ऑक्सीजन का उपरव यानी कि ऑक्सीजन से मिली, इसका सूत्र O3 होता है। तो ओजोन एक प्रकार की लेयर होती है जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है और इसका मेन कार्य क्या होता है? सूर्य से आने वाली तेज परावैंगनिक किरणों को रोकती है। यदि वो परावैंगनिक किरणों को नहीं रोकेगा तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग, कैंसर जैसी बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। वनस्पति, जीव जंतु जल सकते हैं। इसलिए जो ओजोन लेयर होती है तेज परावैंगनिक किरणों को रोकती है। ठीक है, गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल के कण भी होते हैं। आकाश का रंग जो नीला होता है धूल के कारण ही दिखाई देता है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने में CO2 था जलवाष्प काम आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको रखने हैं। तो जो ओजोन परत होती है इसको नुकसान पहुंचाती है CFC गैस, याद रखना। CFC से हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। अब है वायुमंडल की संरचना, इंपॉर्टेंट है वायुमंडल की संरचना, इसको देखना। वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। सबसे पहले हम चलेंगे क्षोमंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल और बहिमंडल। तो 5 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले चलते हैं हम क्षोमंडल, इसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। क्षोमंडल को इंग्लिश वर्ड भी आपने याद रखना। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सबसे नीचे पाई जाती है क्षोमंडल। पूछता है सबसे निचली परत का नाम क्या है? क्षोमंडल है। इसमें सभी प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होती हैं। जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं इससे संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, सारी वायुमंडलीय घटनाएं इसी क्षोमंडल में होती है। पूछता है। अब है समताप मंडल, इसका विस्तार 18 से 32 किलोमीटर तक होता है। इसका ताप समान रहता है। समताप मंडल का ताप समान रहता है, इसलिए इसको समताप मंडल
बोला गया। तो इसमें किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती, याद रखना। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, यानी कि जो भी जहाज उड़ते हैं कौन से मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। पूछता है वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में होते हैं। इसमें कभी कभी मूलाव मेघ का निर्माण भी होता है। इन मेघों का निर्माण कहाँ होता है, समताप मंडल में होता है। अब है ओजोन मंडल, पहले बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी से कम 32 से 60 किलोमीटर के मध्य ये ओजोन मंडल पाई जाती है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत होती है, मैंने पहले बताया है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं। अगर इसमें कभी नुकसान हो जाएगा तो सीधे हमारे स्किन को और हमारे पूरी पृथ्वी को नुकसान कर सकता है। इस परत के नुकसान करने वाली गैस कौन है, इसे नुकसान कौन पहुंचाता है, कौन सी गैस पहुंचाती है, CFC। याद रखना, पूछता है कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी होती है, CFC। इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी नाम दिया गया। ये निकलती कहाँ से, तो हमारे रेफ्रिजरेटर से, AC से, है ना, यहाँ से CFC गैस पाई जाती है। ओजोन परत की मोटाई किस में नापी जाती है, इंपॉर्टेंट है, तो डाप्सन में नापी जाती है। पूछता है किस में, डाप्सन में। आयन मंडल क्या है, सबसे ऊपर वाला मंडल है। इसमें क्या है कि जितने भी संचार उपग्रह हैं, चाहे सैटेलाइट प्रणाली है, सब इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। पूछता है कि हमारा संचार उपग्रह, रेडियो संचार, TV टेलीविज़न किस में उपस्थित है, आयन मंडल में है, ये पढ़ लेना। कुछ पॉइंट्स हैं। वायुदाब किस में नापा जाता है, तो बैरोमीटर से। वायुदाब किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है, बार होती है। तो फेरेल का नियम किससे, पवनों से। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने पढ़ लेना है। इसके हर एक पॉइंट गहराई से पढ़ने हैं और इसी बीच बीच सही क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।